याद दिलाना हर एक क्लास से पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी क्लासेस होंगी उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब जो भी वीडियो जो भी चल रहा है क्लास, सेम रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको आपके कहीं भी कोई दिक्कत रह गया हो या कहीं छूट गया हो या बीच में आपका नेटवर्क चला गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको, आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये पहला बात है, यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आप कहोगे कि जो मैं क्लास में लिखता हूँ उसके पीडीएफ दे दूँ तो वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन एक्सेस पीडीएफ, ठीक है। ये तो आपको क्लास में मिलेगा। क्लास में जो इंटरेक्शन का तरीका है वो आपको समझ में आ चुका है। या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो वॉइस के थ्रू, या आप चैट कर सकते हो, ठीक है। ये दो वे है। उसके बाद अब बात करें चलेगा कैसे हमारा सिलेबस। सिलेबस जो कंप्लीशन के ड्यूरेशन में मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, विदाउट डिरेविशन, बिना डिरेविशन के, कोई डिरेविशन नहीं करूंगा। इसलिए आपको अगर ज्यादा अच्छा समझना है कॉन्सेप्ट को, तो आपको क्या करना होगा, खुद से पहले पढ़ के आना होगा। जो भी चलने वाला है नेक्स्ट क्लास में, जो भी चलेगा उसको पहले से ही पढ़ के आना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो गया, आपको समझ में आ चुका है, तो इलेक्ट्रोस्टैट के जितने भी आप पहले पढ़ चुके हो, 12th में पढ़े होगे ना यार, आपने कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा होगा ना, बुक्स तो होगा ना, कम से कम बुक्स रेफर कर लो या कहीं से भी पढ़ लो, वो पढ़ के आना है। उसके बाद हम उस सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे थ्रू क्वेश्चन। एप्लीकेशन थ्रू क्वेश्चन। क्वेश्चंस मोस्टली जो मैं करूंगा उसमें PYQ ही रहेगा, है ना। तो मेंस प्लस नीट, इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम, ज्यादातर यही करने वाले हैं क्योंकि इसी की जरूरत है हमें, ठीक है। मोस्टली मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस चलेगा आपका। कोशिश आप करोगे जब भी मैं सवाल दूं, आप उस सवाल को तुरंत सॉल्व करोगे और मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। ज्यादातर हम प्रैक्टिस ही करेंगे, मैक्सिमम। आपको थ्योरी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा हम थ्योरी नहीं पढ़ाने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये है भैया, इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ो। आपको पढ़ने का तरीका ऐसा रखना है कि हर दिन क्लास अटेंड करना है, क्लास में बिल्कुल फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास अटेंड करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको घर से, ठीक है। फिर आपको रिवीजन करना है। बस यही काम करोगे तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा पढ़ने का सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि हम जो भी पढ़े उसको एग्जाम तक लेके जाए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अभी सिर्फ ज्ञान बटोरना है। ज्ञान बटोरने का समय तब आएगा जब हम पहले किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, वहां जाके जितना रिसर्च करना होगा करना। अभी यहाँ पे रिसर्च नहीं करना, ठीक है। अगर यहाँ रिसर्च करने लगोगे तो पक्का एग्जाम नहीं क्लियर होगा। रिसर्च करने का समय अब नहीं है, अब टाइम है बिल्कुल एकदम फोकस होकर पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, और जो भी पढ़ो उसको रिवीजन करके ही आप एग्जाम तक ले जाओगे, क्योंकि भूलना पक्का तय है। इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं कैसे भूलोगे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है सब तो भूल ही गए होगे ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चलेगा ये क्लासेस। क्लियर है सब कुछ कि कोई दिक्कत है? बोलो, बोलिए, स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैट से। एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर है, ओके। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है चंदन, है ना, और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग मान के चलो 6 to 7 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। 6 ईयर्स मान सकते हो। 7 ईयर इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था उसी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। कॉलेज में जब भी छुट्टी होती, वैकेशन होता था, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैं फिटजी में पढ़ाया था, ठीक है। कॉलेज मैंने IIT पटना से किया हुआ है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बारे में ज़्यादा जानने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको पढ़ने से ही फायदा। तो लिखो, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। वो अभी आपको पता है। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ में साहब कहता है कि इफ वी हैव टू चार्जेस, लेकिन दिस चार्जेस शुड बी एट पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, है ना, पॉइंट होना चाहिए in the form of point. So let's suppose we have two charges q1 and q2. So they both exert forces on each other. दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, और अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है। तो q1 और q2, तो इनका जो फोर्स होता है, ये जो आपस में फोर्स लगाते हैं, लेट्स सपोज सेम नेचर के हैं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इफ आई से q1 इज ग्रेटर देन q2, if I say q1 is greater than q2, मान लो इस पे q1 पे फोर्स f1 लगा है, q2 पे फोर्स f2 लगा है, so tell me which option is correct? Which option is correct? क्वेश्चन इज बेसिकली कि चार्ज है हमारे पास दो, q1 q2, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ q1 इज ग्रेटर देन q2, दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक पे f1 लग रहा है, एक पे f2 लग रहा है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। f1 is greater than f2, f1 is smaller than f2, f1 equals to f2, can't say. A B C D, just you have to mention A B C D. Give me answer. और आंसर चाहिए मेरे को, बाकी लोग आंसर दो। बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा कि दो चार्जेस हमारे पास q1 एंड q2, है ना, एंड q1 इज ग्रेटर देन q2, तो दोनों पे फोर्स लग रहा है, रिपल्शन लगेगा, क्योंकि बोथ आर हैविंग सेम नेचर। ये f1 है, ये f2 है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, A B C D, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। और बताओ रुपेश, आर्यन, आंसर दीजिए प्लीज। आर्यन, ओके। तो बहुत लोगों ने आपने बोला A, है ना, और एक ने बोला B, तो भैया ये दोनों गलत। आंसर इज सी, आंसर इज सी। हाउ सर, ये कैसे हो गया? सी, ये आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है कभी? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q2, और Q2 पे कौन लगा रहा है? Q1। सो दे F1 एंड F2 बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर ना। F1 और F2 कैसे हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होना चाहिए ना, दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? यस, यस, वेरी गुड। तो समझ में आया गलती कहाँ की आपने? चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात मैं बता दूं। चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे, चार्ज कुछ भी हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। दिस टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, दिस टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे साहब क्या होगा? F1 इक्वल्स टू F2। क्यों हुआ ऐसा? फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, NTL का मतलब कुछ समझ जाओ, है ना, न्यूटन्स
थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर्सन। ओके, वेरी गुड। तो ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हो गए, तो बेटर टू से नॉट F1 F2, इनको F कह दो, इसको भी F कह दो, इसको भी F कह दो, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही हैं। तो ये जो फोर्स आता है एक्चुअली, दिस फोर्स इज कूलम्स लॉ का कहना है, कूलम साहब ने बताया, ये जो फोर्स आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, मान लो r है, तो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दैट इज दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, सो व्हाट वी गेट, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, or you can say F, अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करूँ, इक्वल का साइन दूं, I can write K times Q1 Q2 upon R square. Done. और ये K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। दिस K is a constant, this K is a constant and it is known as, K is known as साहब electrostatic constant and its value is, इसका वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा? 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, so its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square in air or in free space, है ना? Yes sir. ये फ्री स्पेस की बात, मतलब मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है ये। दिस कांस्टेंट इज बेसिकली मीडियम डिपेंडेंट। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम और एयर बोथ, है ना? या तो वैक्यूम हो या एयर हो। एंड दिस K can also be written as K equals to 1 by 4 pi epsilon naught, and this epsilon naught is known as what? Permeability of space. epsilon naught को क्या बोलते हैं? Permeability of free space. परमिएबिलिटी नहीं बोलते हैं बेटा इसको, दिस इज नोन एज परमिटिविटी। परमिएबिलिटी वो म्यू नॉट होता है जो मैग्नेटिज्म में आता है, ठीक है? दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? So basically this value is medium dependent. 4 pi is constant, epsilon naught, or permittivity of medium, actually permittivity is the medium dependent thing. अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग परमिटिविटी होता है, ठीक है? और इसका वैल्यू होता है, कितना होता है, कोई बताएगा? 8.85 10 to the power minus 12. Very good. Coulomb square. 8.85 into 10 to the power minus 12, and the unit is just opposite of this, Yes sir. है ना? तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, साथ साथ लिखते चलेंगे आप। अब इस पे हम सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन दिस, देन विल मूव अहेड। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा क्लियर है, समझ में आता है आपको? यस। ओके, वेरी गुड। क्योंकि ये पेन टैब पे लिखने में थोड़ा परेशानी होता है।
Okay, so can we move ahead? Okay, done. Very good. So आओ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? Let's suppose we have a square like this, है ना? We have a square like this, and we have some charges on vertices. Let's suppose here charge is q, here 2q, here 3q, and here it is 4q. Okay. And the side length of this square is a. Question is find net force on 2q due to all the charges. करो. Tell me the answer. So all are positive. तो सब एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स ही लगाएंगे. So अगर 2q वाले पे देखोगे you will get 3 फोर्सेस, है ना, और उन सबका नेट चाहिए आपको बस.
ये Q वाले पे देखो, Q वाले इस पे ट्रिपल शिफ्ट इधर की तरफ लगाएगा, दिस 3Q इधर की तरफ लगाएगा, और ये 4Q साहब इधर की तरफ लगाएंगे, है ना। So you need to calculate the resultant. So Q वाला कितना लगाएगा, KQ into 2Q upon A square, है ना। ये Q वाला अगर मैं फोर्स इसको बोलूँ F1, इसको बोलूँ F2, इसको बोलूँ F3, so I can calculate F1, F2, F3. F1 कितना आएगा, KQ into 2Q upon A square, so it will come out to be 2KQ square upon A square. Similarly, F2, that is KQ into 3Q upon A square, so it will come out to be 3KQ square upon A square, and F3 will come out to be KQ 4Q upon A का स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ पे, because this distance is root 2A, है ना। So here it will have root 2A का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भैया, it will come out to be 4KQ square upon 2A square, so 4 it will come out to be 2KQ square upon A square. But now I have to do vector sum. Vector sum करना होगा मैं. So if I say this is, अगर मैं इसको 2f बोलूँ, इसको एक बोल रहा हूँ आप खुद समझ जाओगे, इसको 3f बोलूँ, then I can say this is 2f. I'm assuming KQ square upon A square as f. Okay. ये मान लिया हमने. So I can say f1 is 2f, f2 is 3f, and f3 is again 2f. How can we add them vectorially? हमें वेक्टर सम करना है, तीनों को वेक्टर सम करना है, कैसे करेंगे सर? पहले F1 और F2 का करेंगे, और और जो रिजल्टेंट है वो F3 के डायरेक्शन में ही है, दोनों ऐड हो जाएंगे। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा तब होता जब ये और ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होता, क्योंकि ये 2f और ये 3f है। तो फिर सर वो फॉर्मूला से ऐड हो जाएंगे। फॉर्मूला से करेंगे, फिर एंगल निकालना पड़ेगा हमें इनके बीच। मान लो ये F1 और F2 का रिजल्टेंट आ गया, सर तो एंगल तो 0 हो जाएगा ना, F3 और रिजल्टेंट। नहीं होगा ना, इसके अलोंग नहीं आएगा। अच्छा ये कुछ और एंगल आएगा। हम्म। तो ऐसे करने में थोड़ा परेशानी हो जाओगे, रिजॉल्व करके करो। इस तरह के सवालों को रिजॉल्व करके करते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन तो पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो रिजॉल्व करें और तब करें। तो सॉल्व लाइक दिस, देखो मैं करता हूँ। आई एम जस्ट ड्राइंग दीज वेक्टर अगेन, ताकि मैं रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, सी ये F1 है, दैट इज F1 इज नथिंग बट 2f, तो मैं 2f लिख देता हूँ। दिस इज F2 एंड दिस इज नथिंग बट 3f, and this is F3 and this is nothing but 2f. तो इस 2f का रिजोल्यूशन कर दो, रिजॉल्व कर दो, इनको दो डायरेक्शन में तोड़ दो। आइए करते हैं। तो 2f, दिस एंगल इज 45, है ना, दिस एंगल इज 45। तो इधर कितना आएगा, 2f cos 45, दैट इज 2f by root 2 और f by root 2, and this is also f by root 2। और इसको तोड़ दिया हमने, ये टूट गया साहब, ये खत्म हो गया। तो इधर कितना मिल रहा है हमें, 3f प्लस f by root 2, इधर 2f प्लस f by root 2। सो नेट कितना आएगा, नेट विल कम आउट टू बी 3f
प्लस f/√2 स्क्वायर, थोड़ा सही से लिखो, स्पेस का दिक्कत है। So I can write net force is equals to 3F plus f/√2 square plus 2F plus f/√2 square under root. Now solve this, you will get the answer. ठीक है, और फाइनली f के जगह पे kq square by a square रख देना। आओ करता हूं मैं, सॉल्व करते हैं इजीली। 3f का स्क्वायर 9f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 into 3f into f√2. Similarly, solve for this. समझ में आ रहा है ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। 4f square plus f square by 2 plus it will come out to be 4f square by √2. तो देखना करके, we will got 9f square plus f square by 2, it will come out to be, and 4f square, 9 plus 4 13, 13 plus 1 14f square. Here it will be 6f square by 2 plus 4f square by 2, that is 10f square by √2 under root. So you will got f square, you can take out, है ना, तो f बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, जो भी आ रहा है अब देख सकते हो, it will come out to be 14 plus 5√2. So this is the answer actually. So 14 plus 5√2, f का वैल्यू है kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आई एम कमिंग, ठीक है, तुम इसको लिखो, मैं आया।
करेक्ट है, समझ में आया सबको ये? ओके, कोई बात नहीं आ रहे, इट हैपेंस। रिप्लाई करें, सबको समझ में आया? ओके, आप लोग भी कहीं चले गए थे क्या? रिप्लाई बड़ा लेट से आ रहा है, बोलो जल्दी बोलो, तभी एक और क्वेश्चन देंगे। ओके, वेरी गुड। सर यस। जब हम जैसे F2 जब कैलकुलेट कर रहे थे तो K2Q into 3Q होगा ना कहाँ? F2 के कैलकुलेशन में या F3 के भी कैलकुलेशन में चार्ज तो 2Q है ना। अच्छा, यहाँ पे गलती हुआ है, नहीं हाँ सही बोला, 2Q होना चाहिए, वेरी गुड। हाँ सर, यहाँ पे मिस्टेक है, नहीं, here it should be 2Q and here हाँ also, ठीक है, समझ गया। ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है? बाकी जी सर। कॉन्सेप्ट यही है, कोई दिक्कत तो नहीं जी है सर। कॉन्सेप्ट में? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो बेटर इसको हम 2Q कर देते हैं। बाकी करना यही है, आप इसको Q कर लो, अभी ठीक है? यस सर। हाँ ओके, वेरी गुड आर्यन। क्लियर है? चलिए, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट सवाल करो, ध्यान से करो, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Let's suppose it is a rank, okay? It's a regular pentagon. Okay, and we have some charges on its vertices. Here charge is Q, here it is Q, here it is Q, here it is Q, and here there is no charge, and here the charge is minus Q. Okay, we have regular pentagon and we have 5 charges. You can see Q, Q, Q and Q, and here it is minus Q. Let's suppose vertices name देता हूँ A, B, C, D, E, and the center is O. You can see that there is no charge at center at vertex C. Vertex C पे कोई charge नहीं है. सवाल question is find net force on minus Q due to all the charges. Find net force on minus Q due to all the charges. Let's suppose the radial distance is this distance.
This distance is r. करें इसको. There is no charge at point C. अच्छा देखो, इस सवाल को करने में इतना समय नहीं लगता है अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो. मैं आपको सिखाता हूँ, पहले समझिए पहले इस बात को. लेट्स सपोज, देखोगे आप लोग, ठीक है. लेट्स सपोज वी हैव अ स्क्वायर. लेट्स सपोज वी हैव अ स्क्वायर. Okay, or what I'm doing, let me draw the center.
एक स्क्वायर है भैया, और यहाँ पे मैं एक सेंटर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो डायगोनल ड्रॉ किया है ना। और लेट्स सपोज यहाँ पे इसके वर्टेक्स पे हर जगह सेम चार्जेस है, we have equal charges. Okay, let's suppose here it is q q q q, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, कोई सा भी चार्ज हो, माइनस कैपिटल क्यू है let's suppose, या प्लस कैपिटल क्यू हो, कुछ भी हो, प्लस ही ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, व्हाट यू विल फाइंड, ये q वाला इस q को रिपेल करेगा इधर, ये q वाला इस q को इधर रिपेल करेगा, this q will repel in this direction, this q will repel in this direction. So net force is how much? नेट फोर्स कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है ना। सो नेट फोर्स इज जीरो। सेंटर पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। कब? द कंडीशन शुड बी कि इनके वर्टेक्स पे सेम इक्वल चार्जेस होने चाहिए, इक्वल नेचर के, मतलब सेम नेचर के आइडेंटिकल चार्जेस होने चाहिए, साथ ही साथ ये रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, इट शुड बी अ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन, है ना। सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक चार्ज मिसिंग है ना। हाँ सर, एक चार्ज मिसिंग है। अब जो चार्ज मिसिंग है, अगर वो होता तो नेट कितना होता है यहाँ पे? जीरो। नेट जीरो होता अगर ये चार्ज होता तो, लेकिन है नहीं। इसका मतलब इन चारों के कारण नेट फोर्स कहीं ना कहीं उधर ही लग रहा हो, जिसके कारण जो इसको बैलेंस करता। थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार समझिएगा, तो समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। देखो ये अगर होता तो किधर फोर्स लगाता? ये इसको अट्रैक्ट करता ना इधर की तरफ, यस सर। ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करता, ठीक है। इसका मतलब बाकी चारों के कारण नेट फोर्स इधर होना चाहिए, तभी तो इसका और इन चारों के कारण जो नेट फोर्स आ रहा है उनका यस सर। रिजल्टेंट जीरो आता। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पांचों होते तो नेट जीरो होता ना, पांचों होते तो नेट जीरो होता, लेकिन पांच है ही नहीं, एक मिसिंग है। तो पहले ये देखो मिसिंग वाले के कारण किधर होता, मिसिंग वाले के कारण अगर इधर होता तो बाकी चारों के कारण उसी के अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए था, तभी तो नेट जीरो होता। आर यू गेटिंग इट? समझ पा रहे हो तुम? बोलो, एक बार बता देंगे मेरे को। वी हैव अ न्यू स्टूडेंट आई थिंक, अभी तो किसी ने ज्वाइन किया। लीव भी कर दिया। समझ में आया ये क्या हुआ? बोलो शैलजा, समझ में आया आपको? अगर ये चार्ज होता, ओके वेरी गुड शैलजा, अगर ये चार्ज होता तो क्या होता? अगर ये चार्ज होता तो इसके कारण फोर्स इधर लगता, इसका मतलब बाकी चारों के कारण इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का, तभी तो नेट जीरो आता। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे। द नेट फोर्स, और even you can say the net electric field at the center of a regular polygon having identical charges at its vertices is always zero. इसको मेंशन कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे को कोई बताएगा? व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा, इधर के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होगा, और कितना होगा? जितना यहाँ पे अगर चार्ज होता तो उसके बराबर होता। KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। बस आंसर। सो हियर द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। डन। समझ में आया? यस सर। Net force will be in this direction and that is equals to, net force will come out to be KQ square upon R square. Okay, तो उस बात को मेंशन कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया? लिख लीजिए इस बात को, नोट करके लिखो। देंगे
द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपको पता है ना कि मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है, लिख लीजिए इसको। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाय चार्ज, वेरी गुड। देखिए इस बात को, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of a regular polygon having identical charges at its vertices। चाहो तो एक एग्जांपल भी लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन बना लो, हेक्सागन ही बना लो, क्या जाता है। If every charge is equal, this is Q, 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 and Q, then the net electric field at center is 0. Okay, very good. Next, let's suppose देखो ध्यान से, नया प्रॉब्लम। Let's suppose we have a charge Q and we have a charge 4Q. These two charges are of same nature, that is positive, and are fixed at some separation. Let's suppose इनके बीच का जो separation है, that is R. इनके बीच का separation R है। And the question is saying कि अगर मैं कोई तीसरा charge place a third charge so that the charge will be in equilibrium. तीसरे चार्ज को प्लेस करिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो फाइंड दैट लोकेशन। कहाँ पे प्लेस करोगे, सवाल ये है। आई वांट टू प्लेस अ थर्ड चार्ज, है ना, कोई तीसरा चार्ज लाना चाहता हूँ मैं, तो वेयर शुड आई प्लेस। ओके, लेट्स सपोज दिस इज एज ऑरिजिन, इसी को ऑरिजिन मान लो, है ना, जहाँ पे क्यू रखा हुआ उसको ऑरिजिन मान लो, वहां से बताओ कहाँ पे प्लेस करें। क्वेश्चन लिख देता हूँ, वेयर थर्ड चार्ज should be placed where a third charge should be placed so that it will be in equilibrium. So that it will be in equilibrium. Tell me answer.
सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। 1/3 r, क्या r/3 होगा? वही सर, Okay, R let's see. Okay, let's see. कहाँ पे प्लेस करूँ? मान लो यहाँ प्लेस करते हैं, at any distance x. So try to find this x. x कितना होगा ये सोच के बताना है आपको, करके बताना है ना। मान लो इसका ये कैपिटल क्यू है, बोलो कैसे करेंगे रुपेश, क्या करेंगे बताओ। देखो ये क्यू वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा नहीं, और ये 4q भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि हमने इसको भी पॉजिटिव ले लिया है ना, ये भी रिपेल करेगा। मान लो इस q वाले ने इस पे F1 फोर्स लगाया, इस 4q ने इस पे F2 फोर्स लगाया। अब इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब है कि नेट फोर्स शुड बी 0, है ना, देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। तो अगर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए तो F1 और F2 बैलेंस करने चाहिए एक दूसरे को। समझ में आ रहा है? So you can say for equilibrium F1 should be equals to F2। F1 और F2 दोनों बराबर होने चाहिए। F1 कैसे लिखोगे, ये दोनों फोर्स है, इन दोनों पे कूलम्बिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ लगा दो। तो इस स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू पे कूलम्ब्स लॉ लगा दो। So it will come out to be k times small q into capital Q by distance is x square। हाँ बोलो। हाँ सर, सही है वैसे। सही है ना, ओके। एंड F2 is k times 4q into capital Q divided by distance, ये distance चाहिए मेरे को। So it would come out to be R minus x whole square। r minus x। Very good। So r minus x square। Now solve this। बस इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो k स्मॉल q कैपिटल Q सब चले गए। तो यू आर गेटिंग हेयर, यहाँ मिल रहा है कुछ नहीं, ऊपर बचा तो 1। So 1/x square equals to 4/r minus x square। Just solve this, you will get the value of x। ऐसा करते हैं, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर, रिवर्स कर देता हूँ, है ना, रेसिप्रोकल। x स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस x बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। बोथ साइड टेक स्क्वायर रूट, यू विल गेट x इक्वल्स टू r माइनस x बाई 2। रूट रूट मतलब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू कैन से so 2x इक्वल्स टू r माइनस x, और यू कैन से 3x इक्वल्स टू r। so x will come out to be r by 3। very good। x will come out to be r by 3 and that is the answer। x will come out to be r by 3। okay, so ये डिस्टेंस r by 3 है, ये कितना होगा? how much is this? if this is r by 3, this is 3 by 3 by 3 is 4 by 3 by 3 is 6 by 3 by 3 is 12 by 3 is 8 by 3 is 16 by 3 is 17 by 3 is 18 by 3 is 19 by 3 is 20 by 3 is 21 by 3 is 22 by 3 is 23 by 3 is 24 by 3 is 25 by 3 is 26 by 3 is 27 by 3 is 28 by 3 is 29 by 3 is 30 by 3 is 31 by 3 is 32 by 3 is 33 by 3 is 34 by 3 is 35 by 3 is 36 by 3 is 37 by 3 is 38 by 3 is 39 by 3 is 40 by 3 is 41 by 3 is 42 by 3 is 43 by 3 is 44 by 3 is 45 by 3 is 46 by 3 is 47 by 3 is 48 by 3 is 49 by 3 is 50 by 3 is 51 by 3 is 52 by 3 is 53 by 3 is 54 by 3 is 55 by 3 is 56 by 3
अगर ये r/3 है, x है ना r/3, तो ये कितना r - x, दैट इज 2r/3, तो ये 2r/3 है, ये r/3, ये 2r/3। तो देखो जो चार्ज आपने प्लेस किया किसके नजदीक प्लेस किया, q के कि 4q के, q के नजदीक प्लेस किया आपने, देखो तब इक्विलिब्रियम में आया। ये r/3 है, ये 2r/3 है, डबल डिस्टेंस है ये, तो आपने r/3 पे प्लेस किया, और r/3 किसके नजदीक है, q के कि 4q, q के। तो देखो q छोटा है कि बड़ा है 4q से, q इज स्मॉलर। तो जब भी कोई तीसरा चार्ज प्लेस करते हैं ना, तो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में करते हैं। जब भी कोई थर्ड चार्ज प्लेस करते हैं तो हमेशा कहाँ पे करते हैं, छोटे वाले चार्ज के पास में करते हैं, है ना। तो चार्जेस इज ऑलवेज प्लेस नियर बाय द स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज के क्लोज। क्यों ऐसा, क्योंकि स्मॉलर चार्ज वाला के नजदीक नहीं रहेगा तो ये दोनों फोर्स इक्वल कैसे होंगे। एक तो ये चार्ज छोटा और दूरी भी बढ़ा दो, आपको पता है जितना ज्यादा दूर जाएगा फोर्स उतना घटता जाएगा, चार्ज भी छोटा है तो फोर्स भी घट जाएगा। तो इसके लिए अगर चार्ज छोटा हुआ है तो दूरी कम कर दो, दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो छोटे वाले चार्ज के नजदीक में प्लेस करते हैं और बड़े वाले चार्ज से दूर में प्लेस करते हैं। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि अगर मैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कैसा चार्ज लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिया है। अगर पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव लेते तो क्या यही प्लेस होता, कहीं और प्लेस होता। अगर इस कैपिटल क्यू को पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव लेते तो यहीं पे रखते, कहीं और रखते। यहीं पे रखना चाहिए था कि कहीं और रखना पड़ता, टेल मी। देखो अगर आप यहाँ नेगेटिव रखते ना, सुनो, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव रहते तो F1 इधर नहीं लगता, वो इधर लगता है कि नहीं, और F2 इधर नहीं लगता, वो इधर लगता। तो बस F1 का डायरेक्शन इधर हो जाता और F2 का डायरेक्शन इधर हो जाता, मतलब F1 और F2 एक दूसरे को इन दोनों का डायरेक्शन एक्सचेंज हो जाता है कि नहीं। यस सर। अरे आप नेगेटिव रखते तो ये दोनों अट्रैक्ट करते, ये दोनों भी अट्रैक्ट करते, तो F1 इधर लगने लगता और F2 इधर लगने लगता, अभी भी तो इक्विलिब्रियम ही होता ना, अभी भी इक्विलिब्रियम होता कि नहीं होता, अभी भी इक्विलिब्रियम ही होता, क्योंकि दोनों अभी भी, दोनों फोर्स F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में है। वेरी गुड, तो अभी भी इक्विलिब्रियम होता। तो इट डजंट मैटर ये Q पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितना मैग्नीट्यूड, इससे कोई मतलब नहीं है। Q का मैग्नीट्यूड क्या है इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। तो बात किस बात से मतलब है, ये जो आपने एक्सट्रीम चार्ज रखे हैं इस बात से मतलब है। एक्सट्रीम चार्ज का क्या वैल्यू है, कैसा नेचर है, और कैसे प्लेस है, कितना दूरी पे प्लेस है। ठीक है, ऐसा ही एक और चार्ज करो, एक और करो सिचुएशन, और जल्दी करके दिखाओ मेरे को, फट से करके दिखाना है। सब लोग करेंगे और सब लोग आंसर देंगे। इस बार चैट में आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि सिर्फ मैं देख पाऊं और आप बोलोगे नहीं, तो सब लोग सुन लेंगे। Let's suppose we have two charges. Okay. This is plus Q. This is plus 9Q. Placed at a separation of R. The question is same. Where should the third charge be placed so that it will be in equilibrium? Question अभी भी वही है. Where should a third charge be placed
so that it will be in equilibrium. वेरी गुड. कहाँ थर्ड चार्ज को प्लेस करूं? मान लो यहाँ करता हूँ कैपिटल Q, and let's suppose this distance is x. You need to tell me x. Very good, Aryan. सब लोग आंसर देंगे? बोलो रुपेश, आंसर दो. शैलजा, अंजलि, ओके. वेरी गुड शैलजा. अंजलि, रुपेश, आप लोग का इंतजार है, आप लोग के आंसर का. वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड रुपेश. मतलब सबने कर लिया इसको बताने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड. सो मैं नहीं बता रहा इसको. आंसर कितना आया? r/4. x इज r/4. वेरी गुड. x आया है साहब आपका r/4. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, हालांकि समय हो गया, फिर भी एक बात समझ लो. लेट्स सपोज अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज आल्सो 0, है ना. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब आप बोलते हो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है. अगर कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं बोलता है. ठीक है. अगर सिर्फ नेट फोर्स 0 है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सिर्फ अगर नेट टॉर्क 0 है देन वी कॉल इट एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर पूरा दोनों 0 है तो देन वी कॉल इट कंप्लीट इक्विलिब्रियम. अब ये जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली ये 3 तरह का होता है. अगर आपने पढ़ा होगा तो वी विल हैव 3 काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस. नंबर 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. नाम सुना है कभी? यस सर. तीनों इक्विलिब्रियम का नाम सुना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, द सेकंड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एंड द थर्ड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. पता है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, न्यूट्रल एंड अनस्टेबल. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? बोलो. स्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कुछ आइडिया है कि मैं बताऊं? ओके, मैं बताता हूँ. सर लेट्स सपोज स्टेबल हाँ, बोलो. इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों 0 होता है. हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट आई गेस दोनों साइड सेटिस्फाई नहीं होता है. और नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ये गलत है. देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों हमेशा सेटिस्फाइड होगा. ये दोनों हमेशा सेटिस्फाइड होगा, हर केस में सेटिस्फाइड होगा, है ना. ये हर केस में सेटिस्फाई होगा. अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल, ये तीनों में ये दोनों सेटिस्फाइड है. इसका कुछ और मतलब है, समझते हैं.
इसको समझ लेते हैं एक बार, देखो। लेट्स सपोज अब समझ जाओगे आप। ड्रॉ भी नहीं, चलो मान लेते हैं सब स्मूथ कर्व मान लो बनाया मैंने, ठीक है, स्मूथ सरफेसेस हैं ऐसे। एंड लेट्स सपोज वी हैव अ पार्टिकल हेयर, वी हैव अ पार्टिकल हेयर एंड वी हैव अ पार्टिकल हेयर। ओके, दिस इज पोजीशन 1, 2 एंड 3। अगर आप देखोगे तो हर जगह इक्विलिब्रियम है। अगर यहाँ रख दो बहुत आसानी से तो यहीं पे रह जाएगा, यहाँ पे भी रख दो और छोड़ दो तो टिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। और यहाँ पे भी रख दो और छोड़ दो तो टिक जाएगा। तो 1 2 3 तीनों पोजीशन इक्विलिब्रियम के ही हैं। लेकिन 1 में क्या खासियत है, अगर पार्टिकल को थोड़ा डिस्टर्ब करो, आप यहाँ लेके आ जाओ और छोड़ दो, सो इट विल अगेन ट्राई टू कम टू द सेम पोजीशन, पोजीशन 1 तक आना चाहेगा। लेकिन 2 में अगर पार्टिकल को थोड़ा डिस्टर्ब करो और छोड़ दो तो कभी 2 पे नहीं वापस आएगा, ये दूर ही जाना चाहेगा। और 3 में कहानी ऐसी है कि साहब 3 में पार्टिकल को अगर कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो वही टिक जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? है ना। 1 Yes. के साथ क्या प्रॉब्लम है कि 1 को अगर आप इसको डिस्टर्ब करके ऐसे उठाओ और उठाकर यहाँ ले जाके छोड़ दो तो ये वापस आना चाहेगा, है ना, वापस से अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा, आएगा फिर SHM वगैरह कर करके रुक के फाइनली रुक जाएगा। सेकंड वाले में क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो ये बहुत दूर चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। एंड थर्ड वाले में क्या है कि जहां रख दो वहीं आ जाएगा, है ना। तो ये स्टेबल काइंड ऑफ थिंग है कि भैया आप कितना भी लात मारो वापस आ जाएंगे। स्टेबल हुआ ना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आप उदास हुए, थोड़ा सा रूठ गए, वो भाग गई, वो अनस्टेबल है। Yes, और sir. यहाँ पे जहां रहो कोई मतलब ही नहीं है, तो न्यूट्रल। अंडरस्टूड? तो कहानी यही है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में मैं बात करूँ, फिजिक्स के टर्म में, तो 1 वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है एंड 2 वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी, 2 वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Maximum. मैक्सिमम है। 3 में ना मिनिमम है ना मैक्सिमम। Stable. तो यही कहानी है सर। सो अगर 1 की बात करूँ पॉइंट 1 में, तो द पोटेंशियल एनर्जी इज हेयर मिनिमम। 2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड हेयर नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, है ना। ना मिनिमम ना मैक्सिमम। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दैट मीन्स कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, Stable. स्टेबल। टेबल दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज न्यूट्रल। क्लास समझ में आया आपको सबको? Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैट कहीं से भी पढ़ा हो आपने, या कहीं से नहीं भी पढ़ा हो तो बुक पढ़ो या किसी और के लेक्चर फॉलो करो, जो भी करना है करो आप। Yes, मैं sir. सिर्फ ज्यादातर कोशिश करूँ कि प्रैक्टिस बहुत करवाऊँ आपको, ठीक है। Sir, हाँ ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है लास्ट में, जो इक्विलिब्रियम अटेन अब हो वो रहा तो है। चेक करते हैं, चेक करना है अभी, चेक कर लो। हाँ सर, ये करा दीजिए लास्ट। चेक करो, देख लो, चेक करते हैं, इसको आ जाइए। इसमें फोर्सेस किधर लग रहा था, मान लो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ 2, है ना। 1 वाला इधर फोर्स लगा रहा है दैट इज F1 एंड 2 वाला इधर फोर्स लगा रहा है दैट इज F2। नाउ डिस्प्लेस दिस कैपिटल Q चार्ज, इस कैपिटल Q चार्ज को डिस्प्लेस करें। किधर डिस्प्लेस करूं, अगर मैं राइट की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, सी अगर मैं इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, दूर लेके चलाऊं, यहाँ ले आऊं, तो F1 वाला फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, टेल मी। F1 वाला फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, बोलोगे? 1 से दूर जा रहे हो ना, यस सर। देखो इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ,
तो F1 वाला फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? जिससे दूर जाओगे बढ़ेगा उसके सर। कारण फोर्स घटेगा ना। हाँ सर घटेगा, सॉरी कौन exert कर रहा है? रिवर्स F1 पर, सॉरी सर। इस चार्ज से दूर जा रहे हो ना, तो इसके हाँ कारण सर। इसका इफेक्ट कम होता जाएगा ना। हाँ सर। F1 वाला फोर्स घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? यस सर। और F1 वाला घटेगा और F2 वाला बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो किधर फिर चार्ज शिफ्ट करना चाहेगा बोलो? जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर भागना चाहेगा। यस सर। तो किधर की तरफ भागेगा ये क्यू चार्ज? वापस से अपनी पोजीशन की तरफ भागेगा ना। हाँ सर। तो स्टेबल हुआ अनस्टेबल हुआ? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कल इस पे और चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। डन। एक बार मेरे को बता दो। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये एक बात और मैं बताऊं, आपको पीडीएफ चाहिए इसका या नहीं चाहिए? आप लिख लेते हैं या चाहिए? एक बार बता दो मेरे को। आई हैव रिटन, ओके वेरी गुड। अंजलि, पीडीएफ चाहिए आपको या आप लिख ली? नो सर, ओके, सबने लिख लिया ना, ठीक है। तो मैं पीडीएफ वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ओके। किसी दिन नहीं लिखोगे तो बताना आप, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, डन। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।